आज हमारे साथ हमारे बिहार तक के इस प्रोग्राम में खास मेहमान है नीतू मैम। हालांकि नाम तो इनका नीतू सिंह है, लेकिन नीतू मैम से ही मैम जो है पूरे देश भर में फेमस है। मुझे नहीं लगता कि मैम पहचान की मोहताज है, हालांकि फिर भी मैंने इनका नाम ले लिया है। इनके हजारों वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। मैम इंग्लिश की टीचर हैं और पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। और इनके जो बातें हैं ना, जो एकदम अंदाज में इन्होंने कई बार कहा है सोशल मीडिया पे, लाइव क्लासेस में, उनके क्लिप्स जो है वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल होते हैं। बीती शाम हमारी मुलाकात खान सर के रिसेप्शन में हुई थी, जहां पर हम लोगों ने तय किया कि एक मुलाकात कैमरे पर हमारी होनी चाहिए। और सबसे पहले तो नीतू मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया है मैम। कल मैम आप खान सर के रिसेप्शन में गई थी। सबसे पहले तो उस पार्टी के बारे में बताइए, कैसा लगा खान सर के रिसेप्शन पार्टी? कल आप अटेंड की थी, आपने मुलाकात भी किया। बहुत शानदार उन्होंने अरेंजमेंट किया था, बहुत बढ़िया पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और उनकी शादी की मुबारकबाद मैं उनको देती हूँ। और रिसेप्शन में सही में बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। उनकी शादी के बारे में आपको कल से कुछ दिन पहले पता चला, या शादी जब वो कर रहे थे तो उनको पता चल गया? नहीं, रिसेप्शन का इनविटेशन पहले कार्ड आया, फिर उनका कॉल आया, तब पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है और रिसेप्शन के लिए सबको इनवाइट कर रहे हैं। नाराजगी थी कि खान सर ने शादी को लेकर के आपको बताया नहीं पहले? हालांकि उन्होंने कहा कि सिर्फ 10-12 लोगों को जानकारी थी उनकी शादी की। उनकी शादी की जानकारी किसी भी टीचर को नहीं थी, जो हम लोग इंडिया के टीचर्स हैं। बाकी उनके परिवार वालों को होगी, बाकी किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। शादी का इंतजार था आप लोगों को? यंग थे? नहीं, होना तो चाहिए, क्योंकि मुझे था कि इनकी जब शादी होगी तभी ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। उसके बाद तो मैंने स्टेज में चैलेंज कर दिया कि अब जरा लड़कियों के बारे में बोल के दिखाइए, फिर मानो। हाँ, आपने जो बात कहा मैंने भी कई बार देखी है, और हालांकि मेरी भी इस मुद्दे पे बातचीत हुई थी उनसे। खान सर जब लाइव क्लास में जब वो पढ़ाते हैं तो मजाकिया अंदाज में कई बार वो लड़कियों की टांग खींच देते हैं। तो मैंने तो वही कल कहा कि अब देखूंगी कितना लड़कियों के बारे में बोल पाते हो। खान सर का क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स, वाइफ आने के बाद एक मर्द का रिएक्शन क्या होता है, तो आप समझते हैं, जैसे मैंने कहा ऊंट पहाड़ के नीचे आना। डरे से दिख रहे थे क्या खान सर मंच पे आपको? नहीं, देखिए वो 7 बजे से करीबन खड़े थे, गेस्ट्स बहुत आ रहे थे, और मैं पहुंची करीबन 8:30 बजे। रात को 10 बजे भी मैंने देखा उनको वैसे ही एक्टिव थे और सबको खड़े होके ग्रीट कर रहे थे। तो वो भी कल उनके लिए बहुत हेक्टिक डे था। उनकी दुल्हनिया से आपने मुलाकात की, बहुत लोगों ने देखा। कैसी लगी खान सर की दुल्हन? आपने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि वो घूंघट में थी? सबसे पहले ये बता दीजिए। देखिए, सबका था कि खान सर की वाइफ कैसी देखने में। भाई, हम लोग के तरफ में हम लोग महिलाएं जाके पहले घूंघट उठा के दुल्हन को देखती हैं और फिर मुंह दिखाई देती हैं। तो मैंने तो भाई प्रॉपर दुल्हन को देखा, पहले घूंघट उठा के और मुंह दिखाई दिया। घूंघट उठाकर आपने देखा? मुझे लगता है कि कल के रिसेप्शन पार्टी में खान सर के परिवार के अलावा नीतू मैम ऐसी इकलौती गेस्ट थी जिन्होंने खान सर की दुल्हनिया का चेहरा देखा है, बाकी लोग नहीं देख पा रहे। क्योंकि देखो, हम लोग की तरफ ये रिवाज होता है कि मुंह दिखाई एक रस्म होता है। मुंह दिखाई में महिलाएं जो दुल्हन होती है पूरा यहाँ तक घूंघट रखती है। तो जो महिलाएं जाती है परिवार की, तो वो जाकर उठा के देखती है चेहरा और फिर वो मुंह दिखाई देती है। तो मैं तो वैसे जो नॉर्मल ये रिवाज होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने किया। बाद में पता चला मैं अकेली भी जिन्होंने वो देखा। लकी मानती कल की पार्टी में? किसी ने ये हिम्मत नहीं की। और ऑफ कोर्स जो टीचर्स से, जो मेल टीचर्स से, वो तो हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, महिलाओं में भी किसी ने कुछ नहीं ऐसा किया। अब मैं हूँ ठेठ बिहारी, तो मुझे पता है बिहार में ये रस्म होता है, हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। तो मैं तो ऐसे जो होता है ना, आप नॉर्मल रूटीन में जो चीजें होती हैं। आपके वीडियो भी वायरल है, आप जैसे जा रही हैं ऐसे घूंघट के नीचे से आप झांक रही हैं। तो घूंघट उठा के देखते हैं भाई। अरे, दुल्हन का घूंघट उठा के देखा जाता है और हाथ में उनकी मुंह दिखाई दी जाती है, ये रिवाज है। अब आजकल क्या हो गया है, शादी में भी दुल्हन का घूंघट होता नहीं है, रिसेप्शन में तो बिल्कुल नहीं होता। अब तो प्री वेडिंग फोटो शूट चलते हैं, जहां आप एंट्री करते ही दूल्हा और दुल्हन की फोटो जो है वो देखती हैं। हाँ, और आप देखोगे कि शादी में भी एक स्क्रीन पे प्री वेडिंग शूट का फोटो चलता रहता है। तो वो जो दुल्हन का पहले एक होता था ना कि क्रेज की इंतजार करना, चेहरा कैसा है, कैसी दुल्हन है, वो अब खत्म हो गया है। लेकिन इनमें क्रेज रह गया क्योंकि किसी ने नहीं देखा। अच्छा, दूसरी बात, ये रिवाज होता है कि दुल्हन का चेहरा देखने का मर्द नहीं देखते हैं, लेकिन परिवार की जितनी औरतें होती हैं वो आके चेहरा का देखती है, लुक देखती है और मुंह दिखाई देती है। लेकिन इतना ज्यादा हम लोग रिवाज से दूर हो गए हैं ना कि मुझे लगता है कि कोई महिला भी जो आई है वो भी लगता है उनका दुल्हन का वो घूंघट नहीं उठाया। अगर
दुल्हन का घूंघट तो दूर की बात, जो फोटोज खींच रहे थे घूंघट में, उन फोटोज को भी रोका जा रहा था फिलहाल। नहीं, रोका नहीं जा रहा था, मैं बता रही हूँ। अब मैं तो गई नॉर्मल, जैसे एक महिला जाती है, मैंने उठा के घूंघट देखा, हाथ में रस्म का वो दिया, उनकी माँ भी वहीं खड़ी थी, उन्होंने तो नहीं रोका। तो बेसिकली क्या है ना, इन लोग को भी रिवाज पता है। अब अगर मैं घूंघट उठा के कैमरा में दिखाती उनका चेहरा, ये चीज जरूर रोका जाता, जरूर करता। ठीक है। कैसी लगी उनकी आपने देखा, दुल्हनिया? मैंने एकदम सामने खड़ी हाँ, होकर मैंने देखा। घूंघट उठाया, कुछ नहीं दिखा किसी को। कैसी लगी दुल्हनिया, पहले ये तो सुंदर बता है दीजिए। भाई, अरे खान सर शादी करेंगे, सुंदर नहीं रहेगी? खान सर ने बाजी मार लिया है। नहीं बाजी, देखो बात क्या है ना, लाइफ के हर फेज में आपको गुजरना चाहिए। कहते हैं शादी ऐसा लड्डू है, जो ना खाए वो भी पछताए, खाए वो भी पछताए, तो खाकर पछताया जाए, आगे पछताया जाए। हालांकि मैं तो विश करती हूँ कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो, बहुत सुखी रहे, क्योंकि एक मर्द के चेहरे पे जो मुस्कान है ना, वो शादी के बाद बनी रहे तो उसका क्रेडिट पूरा वाइफ को जाता है। और खासकर खान सर की शादी को लेकर तो सब लोग इंतजार करते। लेकिन कल दो चीजें सामने, एक तो खान सर की शादी की खुशियां मनाई जा रही थी क्योंकि लाखों में उनके स्टूडेंट्स हैं, आपके भी लाखों में स्टूडेंट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि आखिर घूंघट जो है, घूंघट में क्यों खड़ी थी उनकी पत्नी, जब घंटों खड़ी रही। मतलब हम उस जमाने में हैं जहां पर इन चीजों की उतनी जरूरत नहीं है। मतलब कई सभी लोगों के सोच है अपने अपने, सभी लोग अपने अपने विचार थे। आपका क्या मानना है, क्या वाकई घूंघट में ही खड़े होना सही था? फ्रैंकली बताती हूँ, ये उसके धर्म से जोड़ा ही ना जाए, क्योंकि घूंघट तो महिलाओं में होता ही है और हिंदुओं में भी होता है। अब आप जाके अपनी शादी में खुद नाच रही हैं लड़कियां, जो वो हमारे धर्म में भी नहीं था कहीं। हमारे भी समाज में मुंह दिखाई की रस्म हिंदुओं में है, हम लोग में है मुंह दिखाई की रस्म। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर आप वो सारे रस्में भूल के अपने शादी में खुद नाच रहे हो, आप खुद घूंघट नहीं ले रहे हो, फिर कहोगे कि नहीं ये बहुत रूढ़िवादी है। मैं नहीं समझ में मुझे आता ये सब चीजें। हम लोग, मैं दुल्हन तो शर्माती थी, आजकल तो दुल्हन शर्माती नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है इन चीजों से। भाई दुल्हन को तो शर्माना चाहिए। तो आजकल तक खुद ही अपने ही शादी में वो डांस करते हुए पहुंचती है। हाँ, मेरा सैया सुपरस्टार वाला गाना बजता है बैकग्राउंड में, हाँ, और उसके बाद डांस करते पहुंचेगी। अरे आपके पूरे ससुराल वाले वहां खड़े हैं, वो क्या सोचेंगे कि भाई ये पूरा का पूरा शादी के लिए डांस प्रिपेयर किया। मैं मानती हूँ थोड़ा ट्रेडिशनल होना चाहिए। आप शादी में घूंघट लड़की का अच्छा लगता है, तो ये इन्होंने कुछ एक्सेप्शनल नहीं किया है, इन्होंने वो संस्कार फॉलो किया है। अब आप सब संस्कारहीन होके बैठे हुए हो तो फिर ये क्या करेंगे? चलिए मैम, खान सर की शादी को लेकर, उनकी रिसेप्शन पार्टी को लेकर तो हम लोगों ने बातचीत कर ली। जैसा कि आपने कहा आप ठेठ बिहारी हैं, सब लोग जानते हैं कि तो मैम ठेठ बिहारी हैं। बिहार में आती हैं जब, तो क्या फील होता है, क्योंकि आप बिहार में लंबे सब वक्त आपने गुजारे हैं, बिहार से गहरा रिश्ता है, बिहार आते हैं और देखा जाए तो आपके या खान सर के देश भर में स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बिहार में स्टूडेंट्स ज़्यादा है। बिहार के स्टूडेंट्स जो है वो आप लोग से ज़्यादा पढ़ते हैं। क्या कहेंगे इन स्टूडेंट्स के लिए? कल उनके शादी, माइक आप अपना थोड़ा, कल उनके रिसेप्शन में मेरी मुलाकात हुई 3-4 लोगों से, जिन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। मैंने कहा बस आप लोग की ही जरूरत है, बिहार को आपकी जरूरत है। तो नहीं, हम लोग 1-2% योगदान है। मैंने कहा आपका बहुत बड़ा योगदान होगा अगर आप लोग इंडस्ट्रीज बिहार में डेवलप कर लो। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और अंदर से भड़ास उठती है जब दिल्ली में कोई कहता है अरे बिहारी है, क्योंकि वो रिक्शे वाले, ठेले वाले। मेरा कहना मजदूरी करना है तो अपने स्टेट में करो। जो बाहर इंडस्ट्रीज है उसमें जाके जो मजदूरी कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज बिहार क्यों नहीं आ रहा है? मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं, इतने गरीबी तबके से आए हुए हैं। तो उनके लिए यहाँ इंडस्ट्रीज तो होना चाहिए ना। देखिए, अलग अलग समाज होता है। आप अगर मिडिल क्लास के हैं तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोअर क्लास के, जो मजदूर क्लास के, वो बाहर क्यों जाएंगे? आप इंडस्ट्रीज यहाँ लेके आइए। तो बिहार के लिए मैं ये मानती हूँ कि बिहार में जो इंडस्ट्रीज है वो आना चाहिए। बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए जो यहाँ वैकेंसीज आ रही है हर साल बीपीएससी का, वो बहुत अच्छा कदम है सरकार का। लेकिन अगर सरकार जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जो प्रयासरत है, उसके साथ यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह भी आना चाहिए, ताकि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बिहार का।
और यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर मजदूरी ना करें। मेरा दिल रोता है जब मैं वहाँ पे बिहारियों को देखती हूँ वो मजदूरी वगैरह करते हुए और गालियाँ खाते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता। बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, गाली बना दिया बिहारी को। क्या कहेंगे मैं तो वैसे? बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ मैं बिहारी हूँ। अरे मैडम क्या बात करते हो आप, मतलब जो बिहार से हो तो बिहारी है, जो झारखंड से हो झारखंडी है ना, तो फिर बिहारी कोई गाली थोड़ी है, लेकिन गाली बना दिया गया है। बुरा लगता है, आज ऐसे ऐसे बिहारी बुरा लगता है। मैं तो लड़ जाती हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अच्छे से रगड़ देती हूँ अगर कोई मेरे सामने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करता है। मैं कहती हूँ अगर तुम्हें लगता है कि बिहारी गाली है तो तुम अपना स्टैंडर्ड ऊपर करो, क्योंकि बिहारी है जो आईएएस बन के तुम्हारे पर राज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा लेवल वो नहीं है कि तुम वहाँ ऑफिसर्स के पास जाके बैठ सको। तुम्हारा लेवल ही वो है कि तुम बस खाली नीचे के तबके के लोग देख रहे हो। तो पहले अपना लेवल ऊपर करो। बिहारी गाली नहीं है, बिहारी है सारे जो आईएएस और पीसीएस अधिकारी बन के और बीपीएससी में अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। और ठेठ बिहारी हैं जो लाखों बच्चों को पढ़ा रही हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर भी है, ऐसे लोग हैं जो बिहार से वहाँ गए हैं और कुछ बन गए हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं छुपा चाहते, लेते हैं, छुपाते हैं। उन्हें शर्म आती है कि मैं बिहारी हूँ। देखो ये सोशल मीडिया के बाद थोड़ा सा लोग अवेयर हुए कि हाँ ठीक है बिहारी है, लेकिन मैं तो 20 साल से कह रही हूँ हाँ मैं बिहारी हूँ। मैम किस तरीके से मैनेज करती हैं आप, चूंकि आपकी क्लास में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो बिहारी भी होते हैं, दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे होते हैं, क्या वहाँ कभी इन चीज़ों को लेकर के क्लासरूम में ऐसा दिखती है कि अंतर आपको ऐसा दिखता है कि कोई बच्चा बाहर का है, मुंबई का है, दिल्ली का है, तो किसी बिहारी बच्चे के साथ कुछ भेदभाव कर रहा है या कुछ ऐसी ऐसा टॉन्ट मारे, उसको कैसे मैनेज करती है अगर ऐसा कभी होता होगा तो? सबसे पहले जो मैंने यही कहा ना कि जो बिहारी गाली देता है उनका ही लेवल कुछ नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि जो हमारे क्लास में बच्चे आते हैं वो मात्र 5 राज्य से होते हैं ज़्यादा, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, एमपी। अब दिल्ली वाले भी जो है बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं। गुजरात से कोई नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ ज़्यादा बिजनेस है। अब आप देख लीजिए मुंबई वगैरह से, वहाँ से लोग नहीं आते। महाराष्ट्र में पूरा डेवलपमेंट, पूरा बिजनेस चल रहा है सबका, तो क्लासरूम में वो माहौल नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे वही सारे लोग बैठे हुए हैं जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, और अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो वो इन्हीं 5-6 स्टेट्स के हैं बस। तो इसीलिए वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, और वहाँ सबको पता है कि मैं खुद ही जहाँ से हूँ उसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो फिर क्लास में बैठेगा अंदर की शेरनी जाग जाएंगे और फिर मेरे क्लास में बैठेगा वो। मैम कैसे कितना मुश्किल होता है बच्चों को मैनेज करना जब बच्चों को पढ़ाती हैं? कई बार मैंने आपको देखा है ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों को डांटती भी बहुत अनोखे अंदाज में, मतलब ऐसा कि बच्चे को बुरा भी ना लगे, आप समझा भी जाती हैं, कैसे मैनेज करती हैं सब चीज़ों को? मैं बच्चों पर बहुत लोड नहीं देती। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बहुत मोटिवेशन, बहुत प्रवचन देते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे मिडिल क्लास के जो लड़के हैं उनके कंधे पे ऐसे ही बहुत बड़ा बोझ है। वो जब से पैदा होते हैं तब से माँ बाप के ही सपने लेके जी रहे होते हैं, और उनको पता है बहन की भी शादी करनी है, माँ बाप को भी संभालना है, तो वो ऐसे ही उनके जो अंदर का जो शरारत है, जो बचपना है, वो ऐसे ही मरता चला जाता है। प्लस हम मोटिवेशन दे दे के हमेशा बोलते रहे कि देखो बेटा ये करना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें माँ बाप का सपना पूरा करना है, उतना ज़्यादा मैं लोड नहीं देती। मेरा कहना है नेचुरल तरीके से तैयारी करो, हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ इसका मतलब है कुछ और अच्छा है आपके लाइफ में। तो इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, अपना 100% दो, 100% दो, क्योंकि भगवान भी उसी को देता है जो मेहनत करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मान लो कि भगवान ने कुछ और बढ़िया तय करके रखा है, और वो जो आप जो चाह रहे हो वो शायद आपकी किस्मत में नहीं है, तो थोड़ा सा वो भी मानो। बहुत लोड नहीं लेने का लाइफ में, यहाँ से जिंदा कोई नहीं गया जिंदा जो है वो गया ही नहीं यहाँ से जिंदा कोई नहीं गया, ऐसे बहुत जो गया वो लोड जिंदा नहीं रहा, मरेगा सब कैसे जीना चाहिए लोगों को, लाइफ को कैसे जीना चाहिए? जिंदगी को आप खुल के जियो और बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके जियो। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ 2 चीज़ें ज़रूर, भगवान है, कोई तो है, वरना देखो अगर हम लोग का जो सेल है अगर स्टार फिश से ही आया है तो हम लोग की भावनाएं कहाँ से आई है? आप खुद सोचो ना, हमारे दिमाग में बहुत सारी भावनाएं चलती रहती है। आप कहते हैं कि दिल का काम सिर्फ होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है, सिर्फ ब्लड को पंप करना, लेकिन जब शॉक लगता है तो हार्ट अटैक क्यों होता है?
है ना, दिल की बीमारियां लग जाती है कई लोगों को डिप्रेशन में जाके। तो वो सब चीज़ें आप मानो कि कुछ है जो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, जो उसको पैरानॉर्मल कहोगे, ठीक है, एक है कुछ। दूसरी बात है कि बहुत मेटेरियलिस्टिक होके और बहुत प्रैक्टिकल लाइफ मत जियो। यहाँ से आप जब जाओगे तो आपकी जो संपत्ति वो लेके तो नहीं जाओगे। जैसे मैं भी कभी चैरिटी करती हूँ, ये लोग हमेशा वीडियो बनाने के लिए तैयार, मैंने कहा भैया इसको मत बनाओ, क्योंकि ये जो मैं कर रही हूँ यही तो मैं लेके जाऊँगी, बाकी जो कमाया तो किसके लिए, वो तो हमारे बाल बच्चे ही भोग के यहाँ पे मज़े करेंगे। तो भगवान पर विश्वास करिए, कुछ अच्छे काम है जो लेके ही आप अकेले जाओगे। और वो चीज़ें बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आप क्या करते हो, मैं नहीं बताती हूँ, मैं चैरिटी जो करती हूँ बिल्कुल नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे लाइक्स एंड व्यूज़ उसमें आ गए तो ठीक है, लेकिन वो मैं यहाँ कैश नहीं कराना चाहती हूँ। जितने व्यूज़ आएंगे मुझे महसूस होता है कि मैं सारा इन कैश यहीं करा लूँगी, तो फिर ऊपर लेके क्या जाऊँगी। हालांकि कुछ अच्छे काम करिए, लोगों का भला करिए, और अपना काम जो करते हैं ना वो ईमानदारी से करिए। सोशल मीडिया पे आप बहुत वायरल हैं, कभी आपने सोचा था जब आप इन चीज़ों को स्टार्ट कर रही थी, टीचिंग को स्टार्ट कर रही थी, कभी आपने सोचा था कि आप इतनी वायरल होंगी, पूरा देश आपको जानेगा? देखिए बात क्या है ना, हमारी जो टीम है कई बार हमको कहते थे मैम आप ये बोलिए, तो मैं देती थी यार मैं जो बनावटी बोलती हूँ वो कुछ नहीं, वो वायरल नहीं होता है। जब मैं क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ तो वो दिल से करती हूँ, कोई ट्रेंड या पहले से नहीं होता, वो चीज़ें वो वायरल हो जाता है। और मुझे लगता है मैं इतने बच्चों के साथ हूँ ना कि उनके दिल की बातें मैं समझ सकती हूँ, उनकी भावनाएं समझती हूँ, और कभी कभी मैं उनका दर्द भी समझती हूँ। और मैं चाहती हूँ यार इतना दर्द लेके, इतना टेंशन लेकर मत जियो। तुम यहाँ पे आए हो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, लेकिन उनके सपने के लिए तुम पैदा नहीं हुए। और अगर वो अपने सपनों का पूरा बोझ आप पर डाल रहे हैं तो वो आपसे टैक्स वसूल रहे हैं पैदा करने का। मैं तो ये मानती हूँ। आप जो कई बार अपनी बातें बोलती हैं, खास करके मैंने कुछ वीडियोस देखे आपके, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बातें आप कहती हैं, तो जो आशिक टाइप के जो लोग होते हैं या फिर यूँ कहें जो प्रेम में हैं या जो जिनका ब्रेकअप हुआ है, उनके व्हाट्सअप स्टेटस पे आपके वीडियोस होते हैं, आपके डायलॉग्स होते हैं। कैसा भी आपने देखा कि आपके कांटेक्ट के किसी लोगों ने लगाया या किसी ने आपको दिखाया मैम देखिए ये लोग आजकल आपकी वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं? देखिए मैं अपने क्लास में स्टूडेंट्स को देखती हूँ, पढ़ते भी हैं, कई बार आके वो मेरे कंधे पर रोते भी है। एक दो लड़कियों का बहुत ख़राब से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यहाँ तक कि उसके वीडियोज़ भी बन गए। अब आप सोचिए उस लड़की पर कोई प्रॉब्लम ना आए और उस लड़के को धमकाना भी है, पुलिस केस भी ना हो। अब आप समझ सकते हो कितना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पुलिस भी कहती है कि मैम मैं किसी को धमका तो सकता हूँ, पहले कंप्लेंट तो दर्ज हो। कंप्लेंट दर्ज नहीं होगा, लड़की पर कोई इज्जत का सवाल है। तो अब ये सब चीज़ों के बीच में मैं इतना इन्वॉल्व रही हूँ कि मैं प्यार ही प्यार में इन लोगों को समझा देती हूँ कि दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसा काम मत करना जो आगे चल के तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आए। जिससे प्यार है 70% ये है तय कि उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी, 30% है कि हाँ ठीक है शादी हो जाएगी, बशर्ते वो लड़का धोखेबाज ना निकले, तो फिर उसके घर वाले भी रेडी हो कि नहीं हो पता नहीं। तो आप इतने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत कर लेना कि कल होके कहीं और शादी हो तो आपको प्रॉब्लम हो। तो मैं हमेशा बहुत प्रैक्टिकल सबको देती हूँ टीचिंग्स की, लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली भी जीना है, लेकिन एकदम बहुत हार्ड कोर प्रैक्टिकल हो के एकदम कैलकुलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस में अपने लाइफ को तय करो, वो सब नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि 70% चांसेस ऐसे हैं कि लव मैरिज शादियां नहीं होती है, तो क्या लड़के को लड़की को शादी से पहले प्रेम करना चाहिए, रिलेशनशिप में आना चाहिए? आप एक बात बताइए, आप स्पेशली देखोगे हमारे समाज में हम लोग अपने आप को रोकते हैं सब चीज़ों को करने से। मैंने अभी आपको क्या कहा कि भगवान पे भरोसा मुझे क्यों है कि मुझे पता है कि सब कुछ, मैंने खुद डार्विन थ्योरी पढ़ा है, मैं खुद साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है सब कुछ आप साइंस से एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन अपनी जो फीलिंग्स है, जो दिल के हाथों मजबूर होते हो, जो दिमाग में चलता है, जो टेंशन होता है, जो प्यार के कारण आप परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार बैठे हो, भगवान को याद आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे डार्विन थ्योरी में, मुझे ये बताइए। ठीक है,
अगर दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना है तो दिल को ही धक्का क्यों लगता है, और दिल ही उसी क्यों में टूटता है? दिल ही क्यों टूटता है, दिल पे ही हार्ट अटैक क्यों होता है ना? दिमाग और दिल, ये दो ही तो चीज हैं जो आपका चलता रहता है हमेशा, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो मेरा कहना है, अगर मैंने बच्चों को हमेशा समझाया कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा जो हार्मोन्स है उछाल मारता है, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करो और 1-2 साल ऐसा लगाओ ना अपने आप को अच्छा करने में, एक बार जॉब लग जाए, उसके बाद आपके परिवार वाले भी आपको सुनेंगे, आपको वेटेज मिलेगा, आप कहोगे मैं इससे शादी करना चाहता हूं तो वो सुनेंगे बैठ के। बेरोजगारों को कोई नहीं सुनता। कई बार मैं समझाती हूँ, भाई रोजगार नहीं मिलेगा ना, वो लड़की सीधा कहे कि पापा नहीं मान रहे, वो बेचारे पापा तो इतनी इनोसेंट प्राणी, उनको कुछ पता ही नहीं है, लड़की तुम्हें छाट रही है क्योंकि तुम्हारी जॉब नहीं लगी है। तो इसलिए पहले अपने आप पे काम करो, बाद में ये सब चीजें करो आप। चलिए मैम, एक चीज़ मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा इंग्लिश को लेकर के, चूँकि आप इंग्लिश की टीचर हैं, और ख़ासकर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो कुछ दिन पहले सरकार ने जो एक डाटा निकाला था उसमें 93% लोग ही, माफ़ कीजिएगा 7% लोग ही ग्रेजुएटेड हैं, 93% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी नहीं की। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बिहार में इंग्लिश की क्या स्थिति है। तो अगर कोई आदमी इंग्लिश सीखना चाहता है तो क्या उनके लिए इंग्लिश वाकई बहुत हार्ड है या बहुत आसान है अगर चाहे सीखना? तो देखिए, यूपी और बिहार में एक प्रॉब्लम आया है कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स है उसमें से इंग्लिश को हटा दिया गया है। अब जब स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश की मुझे ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में, वो नहीं कर रहे। लेकिन इन लोगों को मैं देखती हूँ कि डी ग्रुप के जो जॉब्स है उसमें सेटल कर रहे हैं। हालांकि वो चाहे तो सिर्फ एक इंग्लिश है जिसको पढ़ने के बाद वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह बन सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं ठीक है, डी ग्रुप का ही जॉब हम कर लेंगे। मेरा मानना है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है और मैंने उसको बहुत आसान तरीके से बुक्स में भी कंपाइल कर दिया है। भाई आप मेरे पास पढ़ते हो ऑनलाइन, ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो भी एक बार बुक तो पढ़ के देखो। और बिहार में एक हुआ है, बच्चों को शुरुआत से ही इंग्लिश से डर रहता है। ये डर हटा के एक बार शुरुआत करें, स्पोकन से शुरुआत करें, मतलब 80% तो उनका ऐसे ही मामला खत्म हो जाएगा। सिर्फ स्पोकन से शुरुआत करें, लेकिन बच्चे डरते हैं, एक हुआ है। प्लस मैंने देखा है कि सारे जितने जो टीचर्स भी हैं वो भी इंग्लिश से दूर ही करते हैं बच्चों को कि अच्छा ठीक है जीएस पढ़ लो। तो मैथ्स वाले भी टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती, रीजनिंग वाले को भी नहीं आती, तो वो लोग इंग्लिश से खुद भी भागते हैं, बच्चों को भी दूर रखते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, आपने बिजी शेड्यूल से बिहार तक के लिए समय निकाला। और आज हमारे साथ नीतू मैम थी और नीतू मैम से हमने कई सारी चीज़ों पर बातचीत की। शुरुआत हुई खान सर की रिसेप्शन पार्टी से और प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप से होते हुए इंग्लिश कैसे सीखे तक की बातें जो है वही। और नीतू मैम ने बेबाकी से बहुत ही चुटीले अंदाज में सभी सवालों के जवाब दिए और बताया है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, जीवन को कैसे जीना है, तमाम चीज़ें नीतू मैम ने हालांकि पहले भी बताया, लेकिन बिहार तक के साथ बातचीत में बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया।